खाता ना वही लोकतंत्र में सब सही। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पहले आपको समझाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसका मतलब दरअसल है क्या। नेशनल हेराल्ड केस की जांच फुल स्पीड में चल रही है। सूत्रों की माने तो किसी भी कांग्रेस नेता ने इस बात का कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं दे पाए कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े जो भी आर्थिक फैसले थे वो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने लिए थे। आपको बताते चले कि राहुल और सोनिया ने पूछताछ में जांच एजेंसी को बताया था कि चूंकि मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे इसीलिए उन्होंने सारे फैसले लिए। अब देखिए, जांच एजेंसी को नेशनल हेराल्ड का खाता बही तो नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हुए सरकार पर हमलावर हो रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की मौत हो रही है। सबसे पहले राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब सुनिए, फिर हम हल्ला बोल में चर्चा की करेंगे शुरुआत। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है। और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है। पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है। हमें अरेस्ट किया जाता है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए। बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है
मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। डेमोक्रेसी अंडर कांग्रेस पार्टी हैड बिकम एन एपिटम ऑफ करप्शन। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है। आरोप प्रत्यारोप को गौर से सुनता हुआ आम आदमी जिसके जहन में यही सवाल है कि क्या अपना अपना लोकतंत्र लेकर अब पार्टियां आगे चलेंगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि दिन भर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन दरअसल सत्ता पक्ष के आरोप यह है कि कांग्रेस सड़क पर इसलिए उतरी क्योंकि पीछे से ईडी लगी हुई है जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ आ चुके हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ही गौरव भाटिया जी शुरुआत करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि बीते 70 सालों में जो लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, तैयार हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसको 8 सालों में खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से किया गया है। अहम मुद्दों पर सरकार सवाल नहीं पूछने देती और विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिशों में लगातार लगी रहती है। क्या है इस पर जवाब आपका गौरव जी? मैं सारांश बता दूं। पहले तो एक वाक्य में सारांश बता दूं। महंगाई पे प्रदर्शन तो बहाना है, गांधी परिवार की भ्रष्टाचारी गर्दन को बचाना है। और लोकतंत्र में जब जनता इनसे सवाल पूछती है कि 2000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, मामला रद्द नहीं हुआ, दोनों सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, ये बताएं कंट्रोलिंग स्टेक था नेशनल हेराल्ड में, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अंटी कर ली, अपने पास कर ली, तो कोई उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से अपमानित करते हैं देश की न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री जी को, संसद को, मीडिया को, आर्मी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा चित्रा जी, देश का नंबर 1 चैनल है। आज तक आपको या किसी और पत्रकार को कोई धमकी आती है, किसी से डर लगता है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? और मैं अब आपको जो कहने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। असलियत क्या है और सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। पहले न्यायपालिका की बात कर देते हैं। कर्नाटका में चुनाव हुए, रात में 3 बजे सुनवाई हुई, कांग्रेस पार्टी को राहत मिली, उसके बाद सरकार बनाई, जुडिशरी अच्छी है। हाँ। हमारे एक जो न्यायाधीश है ना, घंटों घंटों कोविड के संकट में ई हियरिंग करते हुए 1 करोड़ 78 लाख मामले निस्तारित किए उन्होंने, ठीक है, बिना भेदभाव, निष्पक्ष रूप से। लेकिन सर्टिफिकेट वो दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, सर्टिफिकेट वो दे रहा है जिनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड जुडिशरी चाहिए, और राहुल गांधी जो कान पकड़ के कहते हैं आई एम सॉरी मैंने झूठ बोला। दूसरा उदाहरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोविड की महामारी में बिहार में चुनाव कराया और तारीफ पूरे विश्व में हुई, जब बाकी देश थर-थर कांप रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा था, ठीक है, और उस पे राहुल गांधी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज। मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, अभी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। एक बार जरा जवाब ले लेते हैं। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब जब आप लोकतंत्र या फिर उस पर खतरे की बात गिनाएंगे तब तक वो आपको इमरजेंसी याद दिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईडी की कार्रवाई अगर चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर दरअसल आरोप इसलिए लग रहे हैं आपके ऊपर, महंगाई तो सिर्फ बहाना है, ईडी को आंखें दिखाना है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है आपके ऊपर। अभय दुबे जी, देखिए, ईडी तो बहाना है, इनको अपनी नाकामियों को छुपाना है। काली, कपटी, क्रूर, कायर महंगाई का प्रहार हिंदुस्तान की जनता पर किया है।
कि क्या परिस्थिति अंदर की ये नहीं बताएंगे। अभी सीपीआई ने जो डेटा जारी किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा जारी किया है स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने, वो क्या बताता है? वो बताता है ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन 9.36% है। वो बताता है कि वेजिटेबल का, सब्जियों का इन्फ्लेशन 17.32% है। वो बताता है कि मसाले जो खाने में यूज करते हैं उनका इन्फ्लेशन 11% है। वो बताता है कि जो फुटवेयर, जो जूते पहनते हैं उनका 11% है। फ्यूल्स एंड लाइट का 10.39% है। भीषणतम महंगाई की आग में झोंक दिया बेशर्म सत्ता ने। और उसके ऊपर से श्रावण के पवित्र माह में अगर मैं अपने भगवान शंकर को दही और दूध अर्पित करना चाहता हूं तो उस पर जीएसटी की मार कर दी। बच्चे अपने अगर पढ़ाई की सामग्री उठाते हैं तो उस पर जीएसटी लगा दिया। कुछ पैसा बच जाए और लोग अगर छोटा सा पर्यटन के लिए निकल जाए तो 1,000 रुपए कमरे पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। अस्वस्थ होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो वहां पर जीएसटी। अरे चैन से जीने नहीं देते, चैन से मरने भी नहीं देते। ठीक है, स्मशान घाट तक पर जीएसटी ठीक है। बढ़ा तो दिया। क्या ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैसे करेगा? अगर गंभीर आरोप लगे हैं तो क्या ईडी एक्शन नहीं ले? क्या ईडी पूछताछ नहीं करे? ये मुद्दे तो है ही, और इन मुद्दों पर आपको जनता को समझाना होगा, जिसको लेकर बीजेपी बार बार आप लोगों पर सवाल खड़े करती है। लेकिन उसके पहले सवाल का, माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। हरीश रावत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आप लोगों से यही है, ईडी की जब जब कार्रवाई बढ़ जाती है तब तब सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है। दरअसल महंगाई तो सिर्फ बहाना है, ईडी को आंखें दिखाना है। बीजेपी की आरोप है आप लोगों के ऊपर। हरीश जी, देश के सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या किसी और संस्था से कोई वो नहीं है परहेज। ये तो हमारी पार्टी की सरकारों ने खड़ी की है ये संस्थाएं, ये कानून हमारी सरकारों ने बनाए हैं। हमको केवल इस बात का गुस्सा है कि आप इनका दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये अलग हिस्सा है, इसकी लड़ाई लड़ लेंगे। इसके खिलाफ हमारा एक कार्यक्रम सत्याग्रह का है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम कह रहे हैं इन संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखना है और इन संस्थाओं के अस्तित्व को जो है आप कैप्टिव मत करिए, अपने चंगुल से इनको मुक्त करिए और स्वायत्त शासी तरीके से इनको काम करने दीजिए। उसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और राहुल जी और सोनिया जी सत्यमेव जयते की भावना से वहां हाजिर हो रही हैं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन इस पर आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है हरीश रावत जी। बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र क्या आपकी पार्टी में है, क्योंकि आपकी पार्टी तो सिर्फ 3G वाली पार्टी है। वो एक अलग सवाल है लोकतंत्र का, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र आज निश्चित तौर पर खतरे में है। बहुदलीय प्रणाली का मैं केवल आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप देखिए जिन जिन के साथ इनके समझौते होते हैं, कश्मीर में जाइए, पीडीपी के साथ हुआ, वो पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में इनका बड़ा साथ था, लंबा साथ था बादल लोगों के साथ, उनका अस्तित्व खतरे में है। सेना के लिए इन्होंने किस तरीके की स्थिति खड़ी कर दी है, पता नहीं कब बारी जो है हमारे दोस्त नीतीश कुमार जी की आने जा रही है। इनकी जिससे दोस्ती रही है, क्योंकि ये बहुदलीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते, ये एकल दलीय प्रणाली में विश्वास करते हैं। तो वो लोकतंत्र की लड़ाई दूसरा सवाल है। जो तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है आज जनता के पेट का सवाल। आप मुझे बता दीजिए, क्या आप आज तक के अंदर ही अपने इस्टेब्लिशमेंट में एक सर्वेक्षण करवा लीजिए कि महंगाई से कितने लोग पीड़ित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% आज तक के लोग ये नहीं कहेंगे कि महंगाई ने हमारे घर का बजट चौपट कर दिया है, हम खून के आंसू बहा रहे हैं। और उसी तरीके से दूसरा सवाल बेरोजगारी का है। आज दुनिया के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी भारत के अंदर है। तो क्या इन सवालों को कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कह दिया है कि हाँ महंगाई है, और आगे आने वाले वक्त में भी महंगाई का इशारा उनकी ओर से दे दिया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप गवर्नर साहब से इतना तो पूछ लीजिए कि वो महंगाई को नियंत्रण में कौन लाएगा? गवर्नर साहब आप लाएंगे या आपकी सरकार लाएगी? आप नहीं ला रहे हैं, इसीलिए तो हम। लेकिन बीजेपी वहीं दूसरी तरफ दावा करती है कि 80 करोड़ जो गरीब परिवार है उनको मुफ्त में राशन दिए जाने का काम वो कर रही है लंबे अरसे से। गरीब खुश है, जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है, तब इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये
एक समय होता है, ये समय भाजपा का आया, और लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पेट का सवाल आगे आ रहा है। इन्होंने लोगों के सामने जो एक आभासी दुनिया खड़ी करने का काम किया, जिसमें आप मीडिया के दोस्तों ने भी इनकी बड़ी भारी मदद की। ये इवेंट मैनेजमेंट से जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं यार ये तो सब कुछ है, मोदी जी और भारत सरकार ये तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये महंगाई हमारे पर क्यों थोप दी? और रही सही कसर जो जीएसटी लगा करके अभी कर दिया, उसने पूरी कर दी। कोरोना काल के बाद जिस तरह से नई दुनिया बनकर उभरी है हरीश रावत जी, उसके बाद दूसरे देशों से तुलना करते हुए बीजेपी दावा करती है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की कितनी बेहतर स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आपका जवाब? देखिए दूसरे देशों की स्थिति जो है, आप इजराइल से तुलना करते हैं, क्या तुलना है इजराइल की और भारत की? आप जापान से तुलना करते हैं, आप अमेरिका से तुलना करते हैं, आप ब्रिटेन से तुलना करते हैं, आप देशों से तुलना करिए ना। आप जरा सा देखिए यहाँ श्रीलंका में क्या स्थिति आई, आप देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति आ रही है, नेपाल में क्या स्थिति आ रही है, हमारे अड़ोस पड़ोस में। आज लोग तिक्त हैं, हम नहीं चाहते वो स्थिति भारत के अंदर आए, इसलिए हम वार्न कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तुमने चौपट कर दी। हमारे सामने हमको बड़ा अच्छा लगा था, जबकि मैं केंद्र सरकार में उस समय मंत्री था, जब मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी आपने उम्र के बराबर जो है रुपये और डॉलर के मूल्य का अनुपात करेंगे, और आज मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, महाराज आप तो उस मूल्य के अनुपात ने वो मूल्य। चलिए, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हरीश रावत जी आपकी आवाज कट गई है। सीधे गौरव भाटिया जी आपसे ही जवाब लेते हुए जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस तरह का माहौल बना देती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि जमीन पर उतरेंगे तो नजर आएगा कि महंगाई कितनी चरम पर है। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड में हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव हुए, 3 प्रदेशों में और चुनाव हुए। भाजपा के पास एक बड़ी चुनौती थी, 4 प्रदेशों में सत्तारूढ़ थी, चारों प्रदेशों में जनता ने आशीर्वाद दिया। कांग्रेस पार्टी पंजाब में थी, पंजाब की जनता ने इनको जवाब दिया, वहां से रवाना कर दिया। और ये लोकतंत्र खतरे में है, देश खत्म हो जाएगा, ये डर का माहौल बनाना। असलियत क्या है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही बोलते थे राहुल गांधी, वहां पे भी जनता ने जवाब दिया। खतरे में देश नहीं है, देश तो आगे बढ़ रहा है। खतरे में गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, जिसकी नींव जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। और मैं एक ही बात आपके चैनल पे बड़ी कह दूं, आप आलोचना करिए, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री जी की तुलना हिटलर से करना, अगर कोई हिटलर के आसपास भी पहुंचा, आजादी के बाद वो इंदिरा गांधी थी, आपातकाल लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने 95 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ करके उसका मूल ढांचा नहीं बदला है, इंदिरा गांधी ने बदला है। और हिटलर ने 1.5 करोड़ जो ज्यूस थे उनकी जान ली। नरेंद्र मोदी जी ने 110 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा कवच दिया कोविड का, वैक्सीन लगवा के। आप बताइए कोई तुलना है? और अगर मैं कहूं राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह है, अच्छा लगेगा लोकतंत्र में? एक व्यक्ति की गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है। अगर आप सत्ता में नहीं है तो बौखलाहट में कुछ भी नहीं बोलने लग जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी से, ठीक है, मैं आऊंगी एक बार। बाकी लोगों से 2 और लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से इस पर आप जवाब दे दीजिए। अभय दुबे जी, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ अनुराग जी आपके पास, अजय आलोक जी आपके पास। अभय दुबे जी, आंकड़े लेकर वो बैठे हुए हैं, और आप जब लोकतंत्र की बात करेंगे तब आपको इमरजेंसी याद दिलाया जाएगा। और आज ही उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 90 से ज्यादा बार किस तरह से इमरजेंसी लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का काम किया है आपकी सरकार ने। प्रेसिडेंट रूल लगाया? जी। चित्रा जी, इस देश ने देखा है, इतिहास से प्रतिशोध तो नहीं लिया जाता, लेकिन इस देश ने देखा है कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा
मोदी सरकार के कृतित्व को लेकर कि आप देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। ये परिस्थितियां आज के पहले तो निर्मित नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने सत्ता का स्वभाव परिलक्षित होता है ये बात कही, जब वो देखते हैं समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, साम्राज्यवादी सत्ता है, लोकतंत्र की विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तब उन्होंने ये उपमा दी। तो क्या ये देश देख नहीं रहा है? 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में छीन गए, 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के कगार पर आकर खड़े और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए इनकी सत्ता की सरपरस्ती में कमा लिए। तब क्या ये नहीं कहा जाएगा किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन रह जाए? आप लोग रोज गिनाते हैं, अभी तो ईडी की बात कर लीजिए भाई दुबे जी। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी, गौरव भाटिया के ये सवाल हैं और बीजेपी ने जो आप लोगों से पूछे थे, 19 दिसंबर 2015 को सोनिया राहुल को इस मामले में आरोपी मानते हुए निचली अदालत से बेल मिली। वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए और कहा कि राजनीतिक विद्वेष से यह मामला दायर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मामला रद्द नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी ने इस मामले को रद्द करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये मामला तो है ना अभय दुबे जी, इसको कैसे खारिज करेंगे? सवाल का जवाब दीजिएगा। अनुराग कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, ईडी के मुद्दे पर तो सारे विपक्षी दल का रुख एक जैसा हो जाता है, लेकिन महंगाई की जब बात आती है तो क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर उतरते हैं? हम लोग तो हमेशा से महंगाई के खिलाफ है। मैं कहता रहा हूं महंगाई की मार पड़ी है, बर्बरता की धार चढ़ी है। गरीब कैसे बच्चे पाले, विरोध किया तो जेल में डाले। कैसे चले ये घर परिवार कौन बताएगा सरकार? छाछ पे जीएसटी, गुम है सबकी सिट्टी पिट्टी। रोटी महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मुश्किल से मिलते हैं आज निवाले, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। अब हालत ये हुई है कि जो जुमलेबाज है वो मस्त पड़े, उन्हें चिंता ही नहीं है। वो इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि देश में महंगाई है। उनसे पूछो तो पार्लियामेंट में इस तरह का जवाब देते हैं जैसे लगता है कि देश में महंगाई है ही नहीं। अगर आप किसी के घर जाएं, सावन का महीना है, अगर बीजेपी वालों के पास गांव घर परिवार है तो सावन के महीने में जाते होंगे, झूले पड़ते हैं, महिलाएं अपना गाना गाती हैं, अपने पति से कहती हैं पिया पिया मेहंदी मंगवाए दो मोती झील से, जाके साइकिल पे ना। पति आजकल क्या कहता है पता है आपको? खाने को दाल नहीं महंगा हुआ, दही दूध आटा तेल मेहंदी लाए कहां से मोती झील के, जाके साइकिल पे ना। अब वो बेचारे अपनी पत्नी के लिए मेहंदी लाने के लिए मोती झील नहीं जा पा रहे हैं, साइकिल भी उनके पास खरीदने को पैसा नहीं हो पा रहा है। तो बताओ अपनी पत्नी को कैसे वो सावन के महीने में मेहंदी ला के देंगे, क्योंकि इतना महंगा आपने कर दिया। आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो, परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, गरीब के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप उनके बारे में शायद सोच रहे हो जो धन्ना सेठ है। मेहंदी की चिंता आपको ज्यादा है, उसी रंग का कुर्ता पहने इसी वजह से। नहीं, हमें मेहंदी की चिंता इसलिए चूंकि गांव में महिलाएं परेशान है, हमारी बहनें परेशान है। वो इस बात को माने चिल्ला चिल्ला के कह रही है। पति इस बात को कह रहा है, मैंने आपको सुनाया, खाने को दाल नहीं। कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी क्यों नहीं उतरे आप? एक सुर होना चाहिए कि नहीं महंगाई जैसे मुद्दे पर? हिंदुस्तान में महंगाई के खिलाफ सब खड़े हुए हैं। और एक चीज बता दें, सुनिए, आपको हमेशा आंदोलन दिखाई देगा हिंदुस्तान के अंदर में। जब जब हिंदुस्तान पे महंगाई बेरोजगारी की बात हुई है, आंदोलन खड़ा हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए आप इसके बारे में क्या किया, तो पता क्या कहेंगे? 80 करोड़ लोगों को हमने खाना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 80 करोड़ के लोगों को खाना, जो इनके सांसद खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं 80 करोड़ का खाना आपने कहां से दिया? जीएसटी जो लगाते हो, जीएसटी का पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को आप हमारे लोगों में आप खाना देते हो और फिर कहते हो इसके खाना देके आप हल्ला मचाते हो। इसके मतलब मैंने 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार गरीबी में डाल दिया। सरकार जिम्मेदार है गरीब बनाने में। 80 करोड़ लोग आज गरीब है जिनको खाना नहीं दो वक्त का मिल रहा है। ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं, बता दीजिए। 80 करोड़ का आंकड़ा तो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना। अगर इस तरह से फ्री में इतने लोगों को खाना देना पड़ा है तो विपक्ष की ये भी आरोप है कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं उसमें। तो ये स्थिति बनी हुई है देश की, इस पर जवाब दीजिए। उसके बाद गौरव भाटिया जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी, देखिए बात 80 करोड़ की कोरोना काल में थी और वो जरूरी था, उस वक्त की जरूरत थी। राजनीति देखिए चित्रा जी परसेप्शन से चलती है। अच्छा, अब परसेप्शन है इस देश में कि कोई भी राजनीतिक दल भारत के इतिहास में कभी भी हिटलर शाही का रवैया लेके नहीं आया। एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 1975 का, नहीं तो सब राजनीतिक दल लोकतांत्रिक हैं। परसेप्शन आज का ये क्या बना? नेता अपने प्रवक्ताओं को, अपने दूसरे पार्टी के नेताओं को समझाते हैं कि ये थीम देनी है जनता में, फिर वो कार्यकर्ता, वो छोटे नेता जाते हैं जनता में और जनता को बात बताते हैं। अच्छा, आज के कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में तो नेता ही कह रहे थे
ईडी। तो परसेप्शन तो ईडी का ही बना कि ये ईडी की कार्रवाई से व्यथित होके ये धरना प्रदर्शन हुआ। मुझे तो खुशी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी किसी भी मामले को लेके, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, कम से कम रोड पे तो उतरी। ये शुरू तो हुआ। ये लोग तो आज तक रोड पे उतरते ही नहीं थे, इसलिए प्रदेश दर प्रदेश सिकुड़ते जा रहे थे। लेकिन परसेप्शन जो बना वो कहीं से फायदामंद नहीं हुआ। ये काम 2 महीना पहले कर लेते राहुल गांधी तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ होता। महंगाई पे बोल दो 2 शब्द। 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई, हाँ, महंगाई, खाना नहीं, महंगाई ऐसा है ना, हम तो नहीं बिल्कुल महंगाई हम नहीं, वो कह रहे हैं 80 करोड़ को हमने खाना दिया, इनके पास खाना नहीं है ना, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो आप खाना दे रहे हो ना। एक मिनट सुनिए, खाना दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बेरोजगार हैं। सुनते नहीं ना, आप तो अपनी बोलते रहते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। करोड़ लोग बेरोजगार, आप समझ रहे हैं इस आंकड़े का क्या मतलब है? एक बार अजय आलोक जी की बात पूछे ना, 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, इसका मतलब खाना नहीं है ना। अगर आपने खाना दे भी दिया तो बताइए उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप बच्चों के बच्चे लाइन में लग जाएंगे। ये बोलते रहेंगे, दिक्कत है। नहीं, वो शांत हो गए। आ रही हूँ मैं आपके पास अभय दुबे जी। अजय जी की बात पूरी देखिए चित्रा जी, ये दोनों उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने महंगाई पे चर्चा के दौरान लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर बोला कि शमशान घाट पे कोई टैक्स नहीं है। और अभी अभय दुबे कह रहे थे कि शमशान घाट पे मुर्दों पे टैक्स लगा दिया। ये अभी आपके सामने फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनको खाना खिला रहे हैं। अरे एक माननीय फाइनेंस पढ़कर तो आया करो। अगर 80 करोड़ तीनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा? प्लीज एक एक करके उनकी बात पहले पूरी हो जाए, उसके बाद सीतारमण का भाषण। अजय आलोक जी, लेकिन क्या इस देश में ऐसी नौबत आ जाएगी कि अब जिन लोगों का निधन हो जाएगा उस पर भी वहां पर जाकर जीएसटी लग जाएगी या टैक्स लगाया जाएगा? ये तो दुर्दशा हो जाएगी ना फिर, अगर इस तरह की बात होती भी है तो। और ये कितना खतरनाक होगा। तो इस पर अगर सफाई दी गई है तो इसको क्या माना जाए? ये ऐसा है ही नहीं। ये अच्छा, अरे जब ऐसा है ही नहीं, उन्होंने कहा कि कभी कोई इस पे टैक्स नहीं है। निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुन लीजिए। निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि कोई शमशान में शव जलाने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बेबुनियाद बातें। नए शमशान घाट जो बनेंगे उनके मटेरियल कॉस्टिंग जो लगेगी, उसमें लगने वाला ईटा पत्थर पे जैसे और सीमेंट पे जैसे जीएसटी लग रहा है वैसे ही लगेगा, उस पे लगेगा। उसको ये कहते हैं कि मुर्दों से टैक्स लगा जाता है, इसको कहते हैं झूठ। शमशान घाट पे लगाना, ये नहीं करना चाहिए। बनेगा, देश की वस्तुस्थिति पे बात लगेगी। अरे यार भदौरिया साहब, आप तो थाम के थाम नीला कपड़ा बनेगा तो उसपे जीएसटी लगेगी, महंगाई नहीं दिखता। सरिया जो आएगा माने गरीब कहां से जिंदगी से जा रहा है आप और उसमें भी आप जीएसटी वसूल करने में लगे। ये तो मुझे लगता है कि निहायती बहुत ही छोटी बात हो गई कि आप शमशान घाट पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि आदमी वहां परेशानी में जाता है, तकलीफ में जाता है, किसी तरह से 2 मिनट बैठ पाए, आप उसमें भी जीएसटी वसूल करेंगे, तब तो आप बधाई के पास हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेकारी आपसे बहस कर रहे हैं। समझिए चित्रा जी, बात एक बार पूरी हो जाए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा उनकी बात अगर पूरी हो जाए। अजय आलोक जी, लेकिन किसी भी रूप में शमशान घाट पर अगर जीएसटी लगेगा तो कितना दुर्भाग्य है। अगर इस तरह का विचार कर भी रही है सरकार तो उसको फिर से सोचना चाहिए। मैं गौरव भाटिया जी से सवाल का जवाब लूंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप पहले। सरकार मैं सिंपली कह रहा हूं कि ऐसा कोई विचार सरकार के पास है नहीं। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दे पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई। चर्चा में अपनी बात कहे कांग्रेसी भाग जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस भाग जाती है जब निर्मला सीतारमण जवाब देने के लिए उठती हैं कि हम टीचर से ज्ञान नहीं लेना है। आप चर्चा कहां करना चाहते हैं? आप तो छापेमार युद्ध किए हुए हैं, गुरिल्ला युद्ध की तरफ अपनी बात रखिएगा, भाग जाइएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, देश ऐसे चलता है। एक जिम्मेदार विपक्ष बनिए। आज का परसेप्शन क्या गया? ईडी की कार्रवाई हुई, आप बौखला गए हैं। हवाला संपत्ति के लेन देन का पता चल गया, आप बौखलाए हुए हैं कि कल को ईडी कोर्ट में जाके आपकी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है जो बेल पे है। आप उसी के कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में तो परसेप्शन ये गया, फायदा क्या हुआ इसका? हवाला अभय दुबे जी, राज नहीं आ रहा है, बहुत जरूरी चीज है। और पैसों के लेन देन को लेकर भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया है। देखिए, तो यही वो डर है जो सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस के नेताओं को। चित्रा जी, पहले तो मैं आपकी आज तक की रिपोर्ट का हवाला बता दूं। 8 मार्च 2021 को आप रिपोर्ट करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सदन में हंगामा शाम तक के लिए स्थगित। 7 जुलाई से 17 जुलाई 2021 में आपकी रिपोर्ट
वो ये कहती है कि व्यापक रूप से 10 दिन का आंदोलन महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद दिसंबर 2021 आज तक की रिपोर्ट कि महा महंगाई को लेकर एक महा आंदोलन राजस्थान में समूचे देश के लोग महंगाई के खिलाफ राजस्थान में जुटेंगे। अभी अगस्त 2022 आज का यह आंदोलन, फिर यह कहना कि ईडी की कार्रवाई, तो सिर्फ 4 बातों का खुलासा करूंगा, पूरा का पूरा जो ईडी का ये दुष्प्रचार है वो साफ हो जाएगा। 1 मई 2015 एडिशनल डायरेक्टर हिमांशु कुमार वो रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखते हैं कि पीएमएलए का कोई केस नहीं बनता। ईडी के डायरेक्टर कचोट कहते हैं विधि विभाग की अनुशंसा के बाद कि ईडी का कोई केस नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा बोर्ड बैठता है और वो कहता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 के आधार पर कोई अपराध नहीं है। आखिरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये मेरे पास ट्रायल कोर्ट का हाल का स्टेटमेंट में पढ़कर सुना रहा हूं। ट्रायल कोर्ट में जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये क्या कहते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस एप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, ये हम नहीं कहते, ये जब चार्ज फ्रेम होंगे तब कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहता है याचिकाकर्ता को कि तारीख पे तारीख लिए जा रहे हो आप। वो कहता है कि May 18 ऑर्डर, इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस बट इट इज इन फैक्ट डिलेइंग द ट्रायल। सी बात है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है, बाइज्जत बरी तो नहीं हुए हैं कोई नेता। साधारण सी बात है, ये ईडी की जांच चल रही है, तो इसको लेकर अगर इस तरह की छटपटाहट सच तो सामने आएगा ना। जांच तो सर पूरा ही समझती हूँ सर, पूरा ही समझती हूँ कानून को, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सा सवाल था, अगर जांच चल रही है, क्या राहत मिल गई है आपको? ठीक है, गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, इसको लेकर जरा गौरव भाटिया जी के पास वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है। छटपटाहट है इनकी, छटपटाहट है आप लोगों की। गौरव भाटिया जी, परेशान किया जा रहा है उनके नेताओं को, क्योंकि वही अहम मुद्दों पर घेरते हैं सरकार को, इसलिए। और हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। चित्रा जी, अब थोड़ा समय भी दे दीजिएगा और उसी शांति से ये लोग सुनेंगे। बोलिए बोलिए। देखिए, गलती इनकी है नहीं, ये आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अरे रोशनी नहीं दिखाई दे रही। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर निकालें, उसे पढ़ें, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा जो चीटिंग, धोखाधड़ी का केस था, 420 का केस था, कि प्रथम दृष्टया केस है, इसलिए हम निरस्त नहीं करेंगे। ये 2015 दिसंबर का ऑर्डर है। देखिए चित्रा जी, अगर ये बीच में बोले तो ये उचित नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं। अगर चलिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप माफी मांगेंगे? दिखाऊं ऑर्डर? क्या कह रहे हो? बोलिए। उनकी बात हो जाए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। गौरव भाटिया जी की बात हो जाए, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे। प्लीज, स्टेज पर हम ये जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। ठीक है, गलत कोट मत करिए। ठीक है, इट इज चीटिंग, उनको एक बार अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं फौरन लौटूंगी अभय दुबे जी आपके पास। इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेल्ड आउट एट दिस नेसेंट स्टेज। अभय दुबे जी प्लीज, ये तरीका तो ठीक चित्रा है जी, ना? गलत बात है। ठीक है, तो उनको बोल लेने दीजिए। अभय दुबे जी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी, उनकी बात पहले हो जाए, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। पहले आरोप तो सुन लीजिए, पहले ही बिना आरोपों को सुने आप जवाब देने लगते हैं। गौरव भाटिया जी, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्लीज आप। चित्रा जी, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं बढ़ा पाऊंगा, अपने समय से बोलूंगा और बिल्कुल ठोस बोलूंगा। ठीक है, आराम से। और झूठे प्रवक्ता और झूठी कांग्रेस पार्टी को यहीं पे उनका, भाई बिल्कुल नाराज हूं मैं, और क्यों हूं मैं बताता हूं। सरेआम झूठ बोला जाता है और बीच में टोका जाता है। हम लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये देखिए अब प्रमाण। अरे आप झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। 2016 साल नहीं हो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको। पहले मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। चुप आप रहिए, गलत बोल रहे हैं आप। झूठ पकड़ा जा रहा है सुप्रीम तो बखला कोर्ट ने वो सारे अंगीठी लगी हुई है क्या कुर्सी में तुम्हारी? जिसमें कराइए इनको। चित्रा जी, आपकी जिम्मेदारी है, चुप कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आप दोनों लोग अपनी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है कि कम से कम अपनी बारी का इंतजार करें। अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ये तरीका ठीक नहीं है ना। और मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, पूरा देश देख रहा होता है, लगातार हम लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे।
मुद्दा बहुत गंभीर है, उसी मुद्दे पर रहेंगे। अभय दुबे जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, एक बार गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभय दुबे जी, ये तरीका ठीक नहीं है, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, मैं नहीं बोलूंगा बीच में, ठीक है वो सर, कहें उसके बाद मुझे अवसर दीजिए। पक्का, ठीक है, थैंक यू। बोले गौरव भाटिया जी। चित्रा जी 4 मिनट आपने उनको दिए, 10 सेकंड मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी, बीच में कूद पड़े और पूरा देश देखे कि कांग्रेस पार्टी कितनी झूठी पार्टी है, कितनी कायर पार्टी है और कितने झूठे प्रवक्ता भेजती है। जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे हाथ में जो ऑर्डर है, कैमरामैन जूम करे इसे, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर लेके मैं बैठा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, सोनिया गांधी ऊपर लिखा है, ये देखिए, सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो सर्वोच्च न्यायालय गई। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा 420 के मामले में? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयरविद। मतलब प्रथम दृष्टया केस है, हम निरस्त नहीं करेंगे, ये दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुका था। अब आप मुझे बताइए झूठ कौन बोल रहा है? झूठ ये बोल रहे हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, नहीं मत करिए, अपनी बारी में बोलिएगा। दूसरी बात, आंकड़ों के साथ प्लीज चित्रा जी, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूं। देखिए, अगर इस तरह से चर्चा करानी है, आगे बढ़ाइए, वो नहीं बोलेंगे। ये तरीका गौरव भाटिया जी वो नहीं बोलेंगे आपके बीच में, वो सिर्फ हाथ खड़े कर रहे थे जवाब देने के लिए। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तभी मैं उनके पास जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब मैं 2 बातों पे आंकड़े दे के बताता हूं। जब संसद के पटल पर महंगाई पे चर्चा चली और निर्मला सीतारमण जी ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ उत्तर दिया, तो वहां से कौन रण छोड़ के भागा? भगोड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी। क्या ये सत्य नहीं है? आज तक दिखा चुका है। दूसरी बात, ये आंकड़े हैं, इन्होंने कहा महंगाई दर बहुत ज्यादा है। जब इनकी सरकार थी 28 महीने में 22 महीने 9% से ज्यादा महंगाई दर थी, जो हमारे समय में औसतन 3.5 से 4% रही। कोविड की महामारी में भी अब 7% है। 10% से ज्यादा 9 बार महंगाई दर हुई। इन्होंने खाने की वस्तुओं की बात करी। 2011-12 और 2012-13 में इनकी सरकार में 12.34% थी महंगाई दर। ठीक है। हमारे समय में 2019 में 7%। सीपीआई की बात करी, इनके समय में 10.5%, 2012-13 में, हमारे समय में 2014-15 में 5.8%, 2015-16 में 4.9%। ठीक है। अच्छा, अब 2020-21 में 6.16%। 1 मिनट रुक जाइए, एक और आंकड़ा देना है, जरूरी है। अभी कितनी है? इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बता दूं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान में, हाँ, पढ़ लो। राजस्थान में बेरोजगारी दर है 19%। अच्छा। झारखंड में है 14%। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में 3.3%, गुजरात में 2.2% और मध्य प्रदेश में 2%। ठीक है, ये फर्क है। अब मैं अर्ज करूंगा राज्यों के हिसाब से महंगाई की चर्चा नहीं करते हुए कहीं पर भी गौरव भाटिया जी, एक सेकंड सर, देखिए महंगाई के मुद्दे पर गौरव भाटिया जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको अंदाजा है लौकी 60 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। आम आदमी अगर जा रहा है सब्जी खरीदने, उसका क्या हाल हो रहा है? तेल लेने के लिए जा रहा है, डीजल और पेट्रोल क्या हाल हो रहा है उसका? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है, मैं एक बार अभय दुबे जी से, क्योंकि ईडी के मसले को लेकर, ईडी को लेकर जो सवाल आपने खड़े किए हैं, एक बार उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। नहीं चित्रा जी, देखिए मेरी बात पूरी हो जाए, आप उन तक जाइए। मैंने 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लिया, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई है। 4 मिनट बाद आप आई थी जिसमें उन्होंने टोका था। मैंने 3 मेहमानों से केवल बातें 1 मिनट का समय मांगा, ठीक है, अनइंटरप्टेड। चलिए आप अपनी बात मत दीजिएगा, ठीक है, आपकी ओके मर्जी। सर, ठीक है, बोल लीजिए आप, बोलिए। धन्यवाद, आप धन्यवाद। अब देखिए, मैं एक और बात बता दूं, सपा यहां बोल रही थी, कम से कम ये तो मान लिया
कि जनता के पैसे से 80 करोड़ भारतीयों को राशन 2 साल दिया है। जनता का पैसा आता था, हमने दिया है, सपा भारतीय जनता पार्टी ने बांटा है। सरकार होती आपके थी वो सांसद सफाई पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं हमने फ्री में दे दिया। ऐसा फ्री में दे दिया, जनता के पैसे को आप जनता से पैसा ले रहे हो, उनको आप अनाज दे रहे हो, खड़े होकर आप फ्री में बोलने की बात देखिए मेरे पास वक्त नहीं होगा इसके बाद। ठीक है, एक बार उसके बाद मुझे लग रहा है अभय दुबे जी के पास जाते हुए, अभय दुबे जी ईडी अगर गांधी परिवार की जांच करिए, गौरव भाटिया जी देखिए, गौरव भाटिया जी मेरे पास इसका वक्त नहीं होगा। आप लगातार गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी प्लीज देखिए, आप लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड, कैसे आएगा ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। तीनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा, और हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पर एंकर को डिक्टेट करने के लिए बैठा रहेगा वो सवाल कैसे पूछेगा। एक सेकंड अभय दुबे जी मेरी बात सुनिए पहले, आप लोगों से सवाल पूछने की इजाजत होगी या फिर नहीं होगी? सवाल तो बड़ा है ना। गौरव भाटिया जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने आरोप लगाए हैं, अभय दुबे से मैं जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी सीधा सा मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। सर बहुत देर तक आप अपनी 1 मिनट आप बहुत देर से बोल रहे हैं गौरव भाटिया जी, आप बहुत देर से 5 मिनट से ज्यादा हो गया है गौरव भाटिया जी, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है गौरव भाटिया जी। अपनी बात कह नहीं पाती, अरे ठीक है सर, अब जनता की बात करोगे तो बात 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी। हम सब्जेक्ट पर बहस कैसे करेंगे? अभय दुबे जी किंतु परंतु पर नहीं जाते हुए मेरा सीधा सा सवाल है अभय दुबे जी, अगर ईडी पे बैठो और निकल जाओ, अगर ईडी देखो क्या बोल रहे हैं, क्या देखो अपना पीछे से कमेंट्री क्या बीजेपी कर रही, सुन लो। चुनाव हारे हो अभी, कमेंट्री सुनो। अरे भैया यहाँ महंगाई पे बात हो रही, चावल क्या भाव बता दो, आटा क्या भाव बता दो, आलू क्या भाव बता दो, सरसों का तेल क्या भाव बता दो, ये भी नहीं मालूम होगा। दूध क्या भाव बिक रहा है, दही क्या भाव बिक रहा है मालूम नहीं होगा। एसी कमरे में बैठे रहते तो पता कहाँ चलेगा, निकल के देखो कितनी महंगाई है तो पता चलेगा ना। आपको ये पता है नहीं कि आटा चावल दाल महंगा कितना हो गया, आम आदमी की कमर टूट गई, बेचारा घर से ऊपर जीना मुश्किल हो गया, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी तो फलानी पार्टी, अरे आपका जवाब नहीं होता तो बोला मेरे पास जवाब नहीं है। और आपने 80 करोड़ लोगों को बोला कि हमने फ्री में अनाज दिया है, इसके मतलब 80 करोड़ लोग आज यहाँ पे भूख के कगार पे खड़े, भुखमरी के कगार पे। आपने कहा हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को आपके इकोनॉमी होगी, विश्व गुरु बनेंगे। आज क्या हालत हो गई, इसका जवाब आपके पास होता नहीं है। लड़के आए थे, साइकिल पंचर हुई कि नहीं हुई? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगा नहीं बताइए आप की जनता की जेब से 2017 में आप दोनों तो साथ आ गए, 2022 जब 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कौन क्या बोल रहा है ये समझ में कैसे आएगा? आप लोग इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अपने कहने आए हैं, किसी के सुनने नहीं आए हैं। आप सभी से गुजारिश है, पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी इज्जत करना आप लोग एंकर की भी सीखें अगर वो सवाल पूछ रहा है तो। मेरा सीधा से सवाल आपसे है अभय दुबे जी, आपके पास आते हुए, ईडी अगर गांधी परिवार की जांच कर दे तो फिर संस्थाएं खतरे में आ जाती हैं, उन पर सरकार का दबाव हो जाता है, इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। आपके समय में सीबीआई भी तो बहुत सारे मामलों की जांच कर रही थी, तो ईडी को भी करने दीजिए। कोर्ट में मामला जाएगा, अगर सच होगा तो सच सामने आएगा, अगर गलत है आरोप तो फिर वो बरी हो जाएंगे। लेकिन पहले इस तरह का माहौल बना देना कहां तक जायज है? ये मोदी सरकार को तकलीफ यह है कि मुखरता से राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कैसे रोजगार के अवसर हिंदुस्तान के युवाओं के छीन लिए गए। कैसे आप 100 रुपए का अनाज देते हैं 1 महीने का, 200 रुपए किलो के तेल में बनाएगा, 1000 रुपए का सिलेंडर, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने परमानेंट अपने सिलेंडर घर पर रख दिए और चूल्हा जलाने के लिए फिर से बाध्य कर दिया। बताइए ना, तेल और दाल के खेल में कौन 2 बड़े व्यापारी कूदे? कैसे 23 मिलियन टन अगर हमारे यहां प्रोडक्शन होता है जो पर्याप्त है, तो 200 रुपए की दाल कैसे हो गई? प्रधानमंत्री जी ये जवाब तो देश को देना होगा। 200 रुपए पार खाने का तेल कैसे हो गया? ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन जब अच्छा हुआ भीतर तो एक हिस्से को सील कर दिया गया, उसके बाद अचानक से आप लोगों की आक्रामकता बढ़ गई है। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में क्लोजिंग रिमार्क आप प्लीज। चित्रा जी 1 मिनट चाहिए मुझे। चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी एक झूठ और बता दूं दर्शकों को कि क्रेमेटोरियम पर कोई जीएसटी नहीं है, और ये स्टेटमेंट है वित्त मंत्री का। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा देयर इज नो जीएसटी ऑन क्रेमेटोरियम, बरियल, मॉर्चुरी और फ्यूनरल सर्विसेज। 2 झूठ पकड़े गए हैं आज तक पे। बताइए कैसा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी भेजती है? खाता ना बही लोकतंत्र में सब सही, इस मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे हल्ला बोल में। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई
ताबड़तोड़ लगातार जारी है नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल लोकतंत्र अपना अपना के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए सरकार किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है, जबकि इसी मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी उसको इमरजेंसी की याद दिलाती है। लेकिन ईडी की ये कार्रवाई कहां पर जाकर खत्म होगी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर लाने में क्या कामयाबी मिलेगी विपक्ष को, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही।